अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 10 मार्च को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 850 में मैंने ये बात की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि यूक्रेन की जंग की वजह से वो जो एक ग्लोबल ऑर्डर पहले आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा था, चाइना रिप्लेस कर रहा था अमेरिका को स्लोली, अब उसकी जो स्पीड है वो तेज़ होने लगी है। और मैंने उस एपिसोड में आपको बताया था कि आफ्टर सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया यूएसए इज़ लूजिंग मिडल ईस्ट निकल रहा है अमेरिका के हाथ से। देखें, सऊदी और यूएई जो कि यूँ समझें कि जीसीसी के मुखिया हैं, मेन मुल्क हैं जीसीसी के, एक तरह से सऊदी का और यूएई का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के अंदर। इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बाइडेन साहब की कॉल सुनने से ही इनकार कर दिया था। ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है, वैसे बहुत ही हिस्टोरिकल बात है कि वो उनकी फ़ोन ही नहीं सुन रहे। ऐसा कभी हुआ नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में कि इतने उनके जो ताल्लुकात हैं वो डाउन हुए हों अमेरिका के साथ। एक बहुत बड़ा वाक़या था, कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन अब उससे भी बड़ा एक इवेंट हो गया है मिडल ईस्ट के अंदर, अब उससे भी बड़ा एक इवेंट हो गया है जो कि आई वुड से इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। एक तरह से ये तारीख का धारा बदल देने वाला एक इवेंट हुआ है वहाँ मिडल ईस्ट के अंदर। अब हुआ क्या है पिछले 48 घंटों के अंदर, एक तरह का गेम चेंजिंग सीन हो गया है वहाँ मिडल ईस्ट में। और हुआ क्या है ये जानने से पहले आपको ज़रा पहले मैं इसकी एक बैकग्राउंड समझा दूं कि असल में बैकग्राउंड क्या है इस सारी डेवलपमेंट का, जिसने वहाँ पर यूँ समझे कि तारीख का धारा मोड़ा है। एज आई सेड, अमेरिका डूब रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और पिछले 48 घंटों में जो हुआ है ना, उससे पहले उसकी हिस्ट्री आप जो है ना वो जान लेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का। शाम जो है, शाम से रिलेटेड ये चीज़ है। सीरिया इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा अहम मुल्क है। इस्लामी तारीख भी अगर आप उठा के देख लें ना, यानी पास्ट अगर आप देखें, इस्लामी हिस्ट्री देखें, तो आपको एक बहुत बड़ा मुल्क मिलता है बिलादुश्शाम के नाम से। बहुत बड़ा मुल्क और बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क भी। अब बिलादुश्शाम जो है ये सिर्फ आज का सीरिया नहीं है, इसके अंदर यूँ समझें कि इराक़ के भी हिस्से आ जाते हैं, इसके अंदर लुबनान आता है, फ़लस्तीन आज का जो है वो भी कभी बिलादुश्शाम का हिस्सा रहा है। और जो इस्लामिक प्रोफेसीज़ है ना, उस हवाले से भी बिलादुश्शाम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। मतलब इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब एक बड़ा मजबूत प्रो ज्यूइश ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश होना है आगे चल के, और सवाए इस्लाम के तमाम मज़ाहिब उस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मर्ज हो जाएंगे। खाका कुछ इस तरह का है इस्लामी अकीदे के मुताबिक कि एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर आना है जो कि मज़हब को भी छेड़ेगा, दुनिया भर की, पूरे दुनिया के मज़ाहिब को मर्ज कर लेगा अपने आप में। उस वर्ल्ड ऑर्डर का अपना फाइनेंशियल मिलिट्री सिस्टम ही नहीं, रिलीजियस सिस्टम भी अपना ही होगा, जिसके हेड को मुसलमान दज्जाल कहते हैं। कल हमने बात की है डिटेल में, वैसे अब अगर आप चाहें तो पिछला एपिसोड कल वाला देख सकते हैं इस हवाले से, बड़ी डिटेल में उसमें मैंने बात की है। उस सिस्टम का डाउनफॉल जहाँ से होगा ना, डाउनफॉल जो टर्निंग पॉइंट होगी वो दमिश्क होगा, सीरिया का कैपिटल। रिसेंट हिस्ट्री में भी आप देखें कि सीरिया के अंदर बास पार्टी की हुकूमत रही है, बास पार्टी की, और बास पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेनिन के नज़रिए से मुतासिर हैं ये। पहले ये सोवियत यूनियन के साथ हुआ करते थे बास पार्टी वाले, लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन टूट गया ना, फिर भी ये अमेरिका की तरफ नहीं गए, फिर भी ये रशिया की साइड पे ही रहे बास पार्टी वाले। हाफिजुल असद की हुकूमत हुआ करती थी पहले, लेकिन अब उसके बेटे बशारुल असद की हुकूमत है। मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका का डाउनफॉल हुआ है वो भी सीरिया से शुरू हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, सीरिया वाज अ टर्निंग पॉइंट। असल में मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका का बोरिया बिस्तरा गोल हुआ है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो टर्निंग पॉइंट है, दैट वाज सीरिया, शाम की लड़ाई। शाम की लड़ाई में ही असल में ये साबित हुआ कि अमेरिका जो चाहे वैसा नहीं हो सकता हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अमेरिका ने शाम के अंदर बास पार्टी की सरकार को ख़त्म करके अपनी सरकार लानी चाहिए, अपना एक मिडल ईस्ट का ऑर्डर उन्होंने क्रिएट करने की अटैम्प्ट की, ख़ास तौर पर बुश और ओबामा के दौर में। इसके लिए अमेरिका ने, मैं आपको ये भी बता दूं कि ख़त भी लिखा था बशारुल असद को। ओबामा साहब ने ख़त लिखा था कि मित्रों, पैक योर बैग्स एंड गो बैक होम। ये ख़त आ गया था बशारुल असद को, लेकिन बशारुल असद ने इनकार कर दिया कि माय फुट, मैं तो नहीं जाऊंगा आपके कहने पे। ये सारा क्राइसिस सीरिया के अंदर इसी पे शुरू हुआ था, इसी से ये सारी चीज़ शुरू हुई थी। इस पे जनाब क्या हुआ था कि एक फ्री सीरियन आर्मी बनाई गई थी। उसके पीछे कौन था? अमेरिका। और अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के जो इत्तेहादी थे अमेरिका के, वो भी फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करते थे। अच्छा, अमेरिका के ताउन से ये फ्री सीरियन आर्मी बनी जो कि बशार अल असद की फोर्सेस से लड़ती रही। फिर इसी अरसे के दौरान दाइश भी बन गई।
जब फ्री सीरियन आर्मी मार खा रही थी तो दाइश भी बन गई। वही दाइश फिर बशार अल असद की फोर्सेस से भी लड़ती है। अच्छा, ये अजब बात है, वैसे अजब बात है, बड़ी एक मिस्टीरियस किस्म की बात है। ये जो दाइश बनी है, अक्सर ये उन्हीं फोर्सेस से क्यों लड़ती रही है जो कि अमेरिका के मुखालिफ थी। अफगानिस्तान के अंदर भी दाइश अफगान तालिबान से लड़ती रही है। ये अजब बात है। वैसे यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर भी ये बशार अल असद की फोर्सेस और रशियन से लड़ते रहे, क्योंकि ये एंटी अमेरिका थे। बहरहाल इधर से बशार अल असद जनाब लेकर आ गया रूस को। С днем Великой Победы! Ура! जब ये सारे क्राइसिस उसके खिलाफ पैदा होने लगे, वो लेके आ गया रूस को। रूस ने फौजें डाल दी सीरिया के अंदर। यहाँ बशार अल असद को बचाने के लिए वो आ गए, मतलब फ्री सीरियन आर्मी, दाइश और कई और ग्रुप ये लड़ते रहे बशार अल असद से, जबकि रूस और ईरान जो थे वो वहाँ सीरिया की हेल्प के लिए बशार अल असद की फेवर में लड़ते रहे। तो सीरिया एक मैदान जंग बना रहा। जीसीसी वाले अमेरिका के साथ थे। यहाँ तक आगे क्या हुआ है ये मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ तक उसके साथ थे। शाम को अरब लीग से भी निकाल दिया गया। एक अरब मुल्क है शाम, लेकिन उसको अरब लीग से ही निकाल दिया गया। एक अरब लीग भी बनी हुई है, जैसे OIC बनी हुई है ऐसे एक अरब लीग भी बनी हुई है। तो शाम को उन्होंने अरब लीग से निकाल दिया। सब कुछ हो गया, लेकिन प्यूटिन कामयाब रहा बशार अल असद को बचाने के लिए। ये प्यूटिन का एक यूँ समझिएगा मास्टर स्ट्रोक था, कामयाब हुआ, बशार अल असद को बचा गया वो। यानी कि अमेरिका जो अपना ऑर्डर यहाँ पर लाना चाह रहा था ना मिडल ईस्ट के अंदर, कि मिडल ईस्ट यूँ होगा अगले 100 साल तक, वो वहाँ पर कर नहीं पाए। प्यूटिन ने प्लान जबरदस्त कर दिया वाशिंगटन वाले बाबा का। अच्छा, वैसे सीरिया का जो पोर्ट है वो रूस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो एनर्जी की पाइपलाइंस हैं उनके हवाले से भी सीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट मुल्क है। प्लस में रूस के जो अंदर ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं ना, मजहबी हवाले से उनके लिए भी सीरिया के अंदर बहुत सारी अहम मकामात हैं शाम के अंदर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के। बहरहाल तो अरब लीग से आउट हो गया शाम। पूरा मिडल ईस्ट जो था ये बशार अल असद के खिलाफ हो गया अमेरिका के कहने पे। उस तरफ अमेरिका प्लस बाकी उसके अरब इत्तेहादी। लेकिन पिछले 48 घंटे के अंदर क्या हुआ है कि बशार अल असद सीरिया से उड़े जहाज़ में और सीधा आके लैंड किया इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर। कहाँ पे? UAE के अंदर। पहले कतर गए, लेकिन कतर के बाद UAE में आ गए। UAE में दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बशार अल असद का मतलब देखें, बशार अल असद का मतलब है प्यूटिन। प्यूटिन मतलब रशिया पहुंच गया है UAE के अंदर, और इन हालात में पहुंचा है जब यूक्रेन में वॉर चल रही है। अमेरिका दुनिया भर में लॉबिंग करता फिर रहा है कि रूस को सारे के सारे भूल जाएं और बैकआउट करें। इन हालात में बशार अल असद जो इतने सालों से लड़ रहा था वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस के साथ, जिनको मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों की बैकिंग थी, ये वहाँ पर पहुँच गया है। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का ऑर्डर तब्दील हो चुका है। वहाँ पर UAE में ये मिले हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद से, दुबई के जो किंग हैं उनसे भी मिले हैं, और बड़ा खुशगवार मूड में शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मिले हैं। वैसे बड़ा खुशगवार और फ्रेंडली माहौल में इनकी मुलाकातें हुई हैं। मैं इसीलिए ब्रॉडर व्यू में कहता रहता हूँ कि ये जो GCC वाले हैं ना, इनकी डिप्लोमेसी नेक्स्ट लेवल की है। ये एक बड़े ही आला लेवल की गेम खेल रहे होते हैं। दुनिया देखती रह गई कि ये इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, अमेरिका के करीब हैं, लेकिन इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया इस बार, ये जो दूसरा पावर ब्लॉक है दुनिया का, रशिया और चाइना है जिसके अंदर, इनके लिए भी GCC वाले इंतहाई अहम हैं, और इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है इस ग्रुप के GCC वालों की। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है ना। मिडल ईस्ट की सियासत ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इस पे अमेरिका का क्या हाल है ये देखें ज़रा। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रशिया और उसका इत्तेहादी बशार अल असद, वो बैठे हैं UAE के अंदर, जो कि अमेरिका के हिस्टोरिकली इत्तेहादी रहे। तो अमेरिका इस पर आप देखेंगे क्या उसका क्या हाल हो गया है। तुर्की की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी अनादुलू एजेंसी ये लिख रहे हैं कि US slams UAE मीटिंग विद सीरियाज असद, अर्जेस केयरफुल कंसिडरेशन। स्लैम्स UAE। चाइना के अंदर वहां का मीडिया इसको कुछ यूं रिपोर्ट कर रहा है जैसा कि जिन हुआ वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, वो लिख रहे हैं कि असद's विजिट टू UAE makes Syria's return to regional role despite US opposition। ये जो आखिर में उन्होंने वर्ड लिखा है ना, despite US opposition, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर दबड़दूस हो नहीं रहा, दबड़दूस हो गया है पहले ही। सेंट्रल एशिया के अंदर जो ऑर्डर
चाइना और रशिया लाना चाह रहे थे अफगान वॉर के बाद, वही हो गया। आप देखें, जिनसे अमेरिका 20 साल लड़ता रहा, जिनकी सरकार को गिरा के उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, उन्हीं को दोबारा सरकार में बिठा के माफ़ी मांग के भागा वहाँ से। अब मिडल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो इस रीजनल ऑर्डर को प्रेफर कर रहे हैं, जो कि रूस और चीन का रीजनल ऑर्डर है। यूरोप के अंदर कोई भी इत्तेहादी जो अमेरिका का है ना, वो रशिया के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिकन कहते रहे कि हमारा ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, एयरक्राफ्ट भेजो भेजो, लेकिन कोई नहीं, किसी ने नहीं भेजा। किसी अमेरिकी इत्तेहादी में ये हिम्मत नहीं हुई कि एयरक्राफ्ट भेजे यूक्रेन की हेल्प के लिए और रशिया से पंगा मोल ले, किसी ने नहीं लिया। और साथ ही ये हो गया मिडल ईस्ट के अंदर कि पूरा एक अमेरिका का जो वहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ था, जो अमेरिकन ऑर्डर बना हुआ था, वो पूरा धपड़धूस हो चुका है। मतलब वहाँ पर जो रशिया और चाइनीज़ ब्लॉक है वो इमर्ज हो रहा है, बल्कि इमर्ज हो चुका है। अब अमेरिका फोकस हो रहा है जनाब दोबारा कहाँ पे, इंडो पैसिफिक पे। और दोबारा एक अटेम्प्ट होने लगी है कि साउथ एशिया के मुल्कों को चाइना से दूर करके, खास तौर पर बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, इनको चाइना से दूर कर दें। एक बड़ी विजिट होने वाली है अमेरिका की तरफ से इन मुल्कों के अंदर। इस पे मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि साउथ एशिया के अंदर क्या होने वाला है। देखें, साउथ एशिया जो है ना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हवाले से 3 रीजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साउथ चाइना सी है, फिर आसियान और ये फिर साउथ एशिया। ये तीनों जो रीजन्स हैं, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका की तवज्जो रहेगी। अमेरिकन समझते हैं कि उनका जो ग्लोबली इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हुआ है, जो कि विजिबली नज़र भी आ रहा है उनका इन्फ्लुएंस में डिक्लाइन, वो समझ रहे हैं कि ये चाइना की वजह से हुआ है, लिहाजा वी हैव टू ब्रिंग चाइनीज डाउन। तो अब वो मुकम्मल फोकस यहाँ पे रखेंगे। और इसी हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट एक अमेरिका की बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट की होने जा रही है बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के लिए। और इस पे मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा।